नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अखबारों एवं सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से आपको अक्सर ये खबर मिलती है कि कोई लड़का या लड़की परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं, तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। दोस्तों, सफलता कोई उड़ती हुई चिड़िया नहीं है कि आपने निशाना लगाया और आपके हाथ में। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। सफलता के लिए आपको लंबा सफ़र तय करना होगा। सफलता व्यक्ति को सभ्य बनाती है, अच्छा नागरिक बनाती है, आपको इस काबिल बनाती है कि आप समाज के लिए उपयोगी साबित हो। ऐसी ही दास्तां मेरी अपनी है जो मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उन अभ्यर्थियों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए रखना चाहता हूं जो थोड़ी सी असफलता प्राप्त होने पर अपने आप को तकलीफ में डाल देते हैं या फिर उनके अंदर नकारात्मकता घर कर जाती है। दोस्तों, सफलता केवल आईएएस, आईपीएस या बड़े पदों पर बैठने वाले ही प्राप्त नहीं करते। अन्य पदों पर विराजमान होने वाले या अपने आप को स्थापित करने वाले व्यक्ति भी सफल कहे जाते हैं। उनमें से मेरी अपनी भी एक कहानी है जो आपको प्रेरित करेगी संघर्ष के समय। तो आइए दोस्तों, मेरे जीवन के संघर्ष और मेरी सफलता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपसे चर्चा करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार चौहान, मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के एक छोटे से गांव बांदरकच्छ में मेरा जन्म हुआ है। मेरे माता पिता मजदूरी करते रहे। इसके साथ ही मेरे पिताजी गाँव के लोगों के कपड़े सिलकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कितनी भी गरीबी रही, 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो लोग मजदूरी करते थे। उसके बावजूद भी हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहे और उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, मैं मेरे संघर्ष की कहानी शुरू करता हूं मेरे जन्म स्थान वाले गांव बांदरकच्छ से, जहां पर मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई 1ली से 5वीं तक। गांव में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मुझे अपनी मिडिल स्कूल 6ठी से 8वीं तक की शिक्षा गांव से 3 किलोमीटर दूर ग्राम हथौला में पूरी करनी पड़ी। सही ढंग से पढ़ाई न कर पाने के कारण मैं कक्षा 8वीं में 1 साल फेल हो गया और उसी दौरान मैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ गांव में ही मजदूरी करने जाता था, जहां पर मुझे 5 रुपये मिलते थे। गांव में मजदूरी न मिलने के पश्चात हम लोग गांव से बाहर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर भी मजदूरी करने जाते थे। जब नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ तो मेरे एक गुरुजी स्वर्गीय भगवान न्यायालय सर ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे आगे पढ़ने की प्रेरणा दी और मेरा एडमिशन पुनः कक्षा 8वीं में शासकीय माध्यमिक विद्यालय हथौला में करवा दिया। उन्होंने मेरी फीस भी भरी और इस साल मैंने 65% अंकों के साथ कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। चूँकि उस स्कूल में कक्षा 8वीं तक की कक्षा ही लगती थी, कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मुझे गांव से 9 किलोमीटर दूर ग्राम दवाना में प्रवेश लेना पड़ा और वहां पर मुझे हॉस्टल में कक्षा 9वीं में प्रवेश मिल गया। कक्षा 9वीं और 10वीं हॉस्टल में रहकर मैंने उत्तीर्ण की। उस दौरान वहाँ के छात्रावास अधीक्षक के साथ मेरे पारिवारिक संबंध स्थापित हो गए और उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की। इस प्रकार मैं आगे बढ़ता गया। 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात मैंने भी अपने दोस्तों के चक्कर में कक्षा 11वीं में साइंस में एडमिशन ले लिया। मुझे 11वीं बायोलॉजी में केमिस्ट्री विषय में सप्लीमेंट्री मिल गई। इसके पश्चात मैंने कक्षा 12वीं में साइंस छोड़कर आर्ट का दामन थाम लिया और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आर्ट वालों को लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते साइंस की तुलना में। फिर भी जैसे तैसे मैंने 12वीं कक्षा वहाँ से उत्तीर्ण की और मेरा प्रतिशत 33 रहा। 11वीं 12वीं मैंने कभी हॉस्टल में तो कभी घर से अप डाउन करते हुए संपूर्ण की। 12वीं का रिजल्ट 33% होने के कारण घर में ताने मिलने लगे, घर वाले डांटने लगे और स्वाभाविक है कि जब आप पर घर वाले पैसे खर्च कर रहे हैं तो उनका अधिकार बनता है। इस स्थिति से बचने के लिए
और मन में कठोर निर्णय लेकर मैं और मेरे दो दोस्त इंदौर के निकट स्थित औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में काम करने के लिए चले गए। वहाँ पर हमें अल्पाइन नाम की फैक्ट्री में, जहाँ पर सीमेंट के पाइप बनते थे, वहाँ पर काम मिल गया। रात भर सीमेंट के पाइप को उठाकर मशीनों तक ले जाना, रात भर काम करना। वो दिन मेरी लाइफ चेंजिंग का दिन था। दूसरे दिन ही हम काम के पश्चात घर वापस आए और इच्छा जताई कि फिर से पढ़ना है। पीथमपुर से वापस आने के पश्चात मेरे बड़े भैया ने मेरा एडमिशन खरगोन के पीजी कॉलेज में और वहाँ के हॉस्टल में करवा दिया। हॉस्टल में भी 120 रुपये प्रति माह मिलता था, उसमें कैसे गुजारा करें। मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। हॉस्टल में एडमिशन होने के पश्चात भी आर्थिक स्थितियाँ कहीं ना कहीं मन को कचोट रही थी कि कुछ तो करना है। घर से पैसे मिलने की उम्मीदें कम ही थी, क्योंकि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं थी कि समय पर फीस मिल सके। इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने इंदौर जाकर कुछ काम करने का निर्णय लिया। हॉस्टल में एडमिशन रहा, कॉलेज में एडमिशन भी रहा, और जब भी कॉलेज में काम होता था तो काम निपटाने की दृष्टि से वापस कॉलेज पहुंच जाता था। इंदौर में बीए फर्स्ट ईयर से लेकर बीए फाइनल तक मैंने एक होटल में एज ए वेटर का काम प्रारंभ किया। होटल बालाजी के नाम से था, जहां पर साउथ इंडियन डिशेस बनते थे। वहां पर मुझे 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से काम मिल गया था। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करना, उसके पश्चात अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करना 1-2 घंटा और सो जाना, फिर सुबह 6 बजे उठना। इस प्रकार ये 3 वर्ष मेरे लिए बहुत ही कठिन साबित हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे मैंने 1999 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मेरा एक मित्र भी मेरे साथ रहा जो हॉस्टल में रहता था। उनका मोटिवेशन मुझे हमेशा मिलता रहा। उन्होंने मुझे बताया कि स्नातक के पश्चात फिर इंदौर जाओगे तो लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, और शायद ऐसा हो सकता है कि आप जीवन भर होटलों में ही काम करते रहें, 400 रुपये 500 रुपये में करते रहें। कुछ दोस्तों ने और मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि अब थोड़ा पढ़ाई की ओर भी ध्यान दिया जाए। हम सभी दोस्तों ने एमए इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। आर्थिक परिस्थितियों को दूर रखते हुए, घर की परिस्थितियों को दूर रखते हुए पूरी ईमानदारी से हमने एमए इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और अपेक्षा के अनुसार ही हमारा रिजल्ट रहा। एमए इकोनॉमिक्स मेरा 66.5% बना। इस प्रतिशत ने मुझे सकारात्मक दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। जब मेरा एमए हो गया, अब मुझे हॉस्टल छोड़ना है। अब आगे क्या? हमारे कुछ सीनियर मध्य प्रदेश के महू स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक सोच संस्थान में एमफिल और पीएचडी की बातें करते थे और वहाँ पर वो कोर्स कर रहे थे, और जैसे तैसे हमने फीस की व्यवस्था करके एमफिल में प्रवेश ले लिया। एमफिल के पाठ्यक्रम के दौरान हमें 1000 रुपये फेलोशिप के रूप में प्राप्त होती थी, जिसमें से करीब 700 रुपये हम लोग मेस में खाने के रूप में दे देते थे, और 300 रुपये में हम दूसरे तेल साबुन और अन्य काम कर लेते थे। इस प्रकार 1000 रुपये में हम अपना पूरा महीना निकालते थे। 2002 में मुझे एमफिल की डिग्री प्राप्त हो गई। 2002 में एमफिल होने के पश्चात फिर मेरे हाथ खाली थे। अब मुझे क्या करना है? मुझे महू से भी हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? घर की ओर जाऊँगा तो फिर पिछड़ जाऊँगा। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में मेरे परम मित्र का वर्ग 1 शिक्षक श्रेणी में हो गया था, और उनकी नियुक्ति कंपेल, जो इंदौर से करीब 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हुई। मेरे हाव भाव, मेरे मन स्थिति को उन्होंने समझ लिया। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, मेरी पोस्टिंग हो गई है, तुम भी मेरे साथ वहीं चल रहे हो। तो मैं वहाँ पर उनके साथ रहने चला गया। दोस्त ने सजेस्ट किया है कि पहले दूसरे के बच्चों को आप पढ़ाना प्रारंभ कर दें। पास के ही मोहल्ले के ही 4-5 बच्चों को दिन में पढ़ाने लगा। थोड़ा सा टाइम पास होने लगा। इसके पश्चात मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में अनुबंध के आधार पर अतिथि विद्वानों की भर्ती होने लगी।
चूँकि मेरे पास भी एमफिल था, मेरा पीजी भी अच्छा था, मैंने भी वहाँ पर अप्लाई कर दिया। और सितंबर 2002 में मेरे पास एक महाविद्यालय से कॉल आया है कि आपका अतिथि विद्वान में चयन हो गया है, क्या आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। मैं उस महाविद्यालय में ज्वाइन करने के लिए चला गया और यहाँ से मेरी लाइफ ने एक ज़बरदस्त टर्न लिया। मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा, मेरा नॉलेज बढ़ता गया, मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2003 में एमपी सेट की परीक्षा प्रथम प्रयास में ही मैंने क्लियर कर ली। सफलता के रास्ते अब धीरे धीरे खुलने लगे। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के शासकीय महाविद्यालय पेटलावद एवं शासकीय महाविद्यालय थानला में एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करता रहा। इस दौरान मुझे प्रतिदिन 300 रुपये मानदेय के रूप में प्राप्त होता था। इस प्रकार से मैं आगे बढ़ते हुए मैंने पीएचडी पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक शोध संस्थान में। लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिक्स का गाइड न होने से मुझे गाइड देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में प्रोवाइड किया गया। मेरा पीएचडी का काम चलता रहा। दोस्तों, उसके पश्चात 27 जुलाई 2006 को मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने फिर से एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें अर्थशास्त्र विषय में मेरे वर्ग में 7 पद विज्ञापित किए गए थे, जिसमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। दोस्तों, मैंने इन 5 पदों के लिए आवेदन किया। चूँकि इस विज्ञापन में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता था जो नेट, सेट या पीएचडी धारक था। चूँकि मेरे पास एमपी सेट का प्रमाण पत्र था, तो इस आधार पर मैं इस पद के लिए पात्र हो गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त आवेदनों की स्क्रूनिटी हुई। उसके पश्चात मुझे पात्र मानते हुए मुझे साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर प्राप्त हुआ, जिसमें 11 सितंबर 2008 को मेरा सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विषय के लिए साक्षात्कार सुनिश्चित किया गया। दोस्तों, हमने पूर्व में कई लोगों के बारे में सुना था कि इंटरव्यू देते समय बहुत अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छा ड्रेस लुक होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। मैंने साक्षात्कार के 8 दिन पहले 150 रुपये की एक ड्रेस खरीदी थी और साथ ही 120 रुपये के मैंने जूते खरीदे और उस ड्रेस में ही मैंने साक्षात्कार देने का मन बनाया। इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया और निर्धारित दिनांक 11 सितंबर 2008 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू आयोजित किए जाने हैं। इंटरव्यू चालू हो गए थे, किसी का आधा घंटा, किसी का 45 मिनट ऐसे इंटरव्यू चल रहे थे। उनका ड्रेस कोड देखता था मैं तो घबराहट होती थी। कोई कोट पहन के आया है, कोई कार से आया है। कोई भी अभ्यर्थी जब साक्षात्कार देने के पश्चात बाहर आता था तो बाकी लोग उसे घेर लेते थे, पूछते थे कि क्या क्या पूछा गया, और वो जैसे बताते थे लोग वैसे अपनी बुक लेकर फिर तैयारी में जुट जाते थे। मेरा मन विचलित होने लगा था, घबरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा। इतने सूट बूट वाले अभ्यर्थियों के समक्ष मैं कहाँ टिक पाऊँगा। 14वें नंबर पर मुझे कॉल किया गया और मैं एक फाइल बनाकर अपने समस्त डॉक्यूमेंट के साथ बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ। दोस्तों, बोर्ड में 5 लोग थे। सभी ने अपने अपने स्तर से प्रश्न पूछे। मुझे केवल 7 मिनट का समय दिया गया, लेकिन उन 7 मिनट में मुझसे करीब 22 प्रश्न पूछे गए और मैंने बड़े इत्मीनान से उन 22 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया। एमफिल और पीएचडी के दौरान ही मैं रिसर्च में गहन रुचि रखता रहा। इस कारण से मेरे करीब 10 से 11 रिसर्च पेपर अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हो चुके थे, जिनको लेकर मैं इंटरव्यू में गया था। इंटरव्यू बोर्ड ने मेरे रिसर्च पेपर की तारीफ की। ये पूरा घटनाक्रम 7 मिनट ही चला। इस प्रकार मेरा साक्षात्कार संपन्न हुआ। 19 सितंबर 2008 को मेरे एक मित्र का कॉल आया
कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक चयन के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और आपका चयन हो गया है। मुझे घबराहट होने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मैंने तत्काल लोक सेवा आयोग की साइट को विजिट किया और अपना रिजल्ट निकाला। तब मुझे विश्वास हुआ कि मैंने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली है। दोस्तों, पीएचडी के दौरान मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य परीक्षा में भी अपना किस्मत आजमाने का प्रयास किया। 3 बार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन मुख्य परीक्षा में तीनों बार रुक गया। लेकिन मैं इस प्रकार की असफलता से भी जूझता रहा और अपने पद पर अडिग रहा। 19 सितंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक सूचना पत्र आया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आपका चयन किया गया है। आगामी प्रक्रिया के लिए आप उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश से संपर्क करें। 23 जून 2009 को उच्च शिक्षा विभाग ने हमारी पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए और मैंने एक महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के रूप में स्थायी रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दोस्तों, मेरा संघर्ष, मेरी सफलता की कहानी में मैंने अनेक प्रकार से तकलीफ़ें उठाई, लेकिन उन तकलीफ़ों के बाद जो खुशियाँ मिली वो काफ़ी सुखदायी है। इस प्रकार आप जीवन में कभी भी छोटी मोटी कठिनाइयों से डरने की कोशिश नहीं करें, उनसे लड़ना सीखें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, वर्तमान में जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर अधिकतम विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ और करीब 20 से 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो खुद भी सहायक प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में भी करीब 600 से 700 मेरे विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं, जो मेरी अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मेरे जीवन का एक सार है। आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।